So, girls, our today's topic is value added statement. Value added statement is somehow similar with the income statement, but the difference between value added and income statement is income statement produces profit. The product of income statement is the profit at the end, and the product of value added statement is called value added. ठीक है. तो अभी हम वैल्यू एडिड में और प्रॉफिट में डिफरेंस को भी कंसिडर करते हैं कि वैल्यू एडिड जो है वो एक ऐसी अमाउंट है जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है, और जो प्रॉफिट है दिस इज़ अवेलेबल फॉर आवर स्टॉक होल्डर्स बिकॉज द प्राइम कंसर्न ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू increase the wealth of the shareholders, but there is not any concept where we discuss the stakeholders wealth. So value added statement discuss the stakeholders because they contribute in the production and distribution of each and every product we made. तो आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, और स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको नाउ हाउ है. स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली कॉल्ड ईच एंड एवरी फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द कंपनी. जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारी कस्टमर्स, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें जो कि हमारी कंपनी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करनी हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं. वो सारी फोर्सेस. और स्टॉक होल्डर्स का तो आपको पता है, वो पर्सन जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं. तो हम जो अभी स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू एडिड, उससे हम जनरेट करते हैं अपनी अमाउंट वैल्यू एडिड की. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो इसीलिए हम इनकम स्टेटमेंट के अलावा इस स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे जहाँ पर हम अपनी वैल्यू एडिड अपने स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे. वैल्यू एडिड की डिफरेंट काइंड्स पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में डिस्कस्ड है. वेल्थ जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट. हम वैल्यू एडिड स्टेटमेंट को वेल्थ जनरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट भी कहते हैं. यहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ में वैल्यू एडिड को बहुत फाइनली डिफाइन किया गया है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं अपनी कंपनी की. जो है हमें ये पता चल सके कि हमने टोटली वेल्थ कितनी जनरेट की है और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. ठीक है. मतलब हम अपनी वेल्थ वैल्यू एडिड स्टेटमेंट में अपनी वेल्थ की बात करते हैं कि ओवरऑल कंपनी ने कितनी वेल्थ जनरेट की और उस वेल्थ को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. और अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस में होगी, आपके स्टेक होल्डर्स में होगी. और आपको ये चीज़ पता है कि हमारे स्टॉक होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं. ठीक है. तो ये आपकी वैल्यू एडिड स्टेटमेंट की सिंपल डेफिनेशन है जिसमें हम अपनी वेल्थ कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, बहुत सिंपल है ये. यहाँ पर आपको एक ये नज़र आ रहा होगा, स्टेटमेंट बनी है सिंपल. आप अपने सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ ब्रॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल बात है ना. वैल्यू एडिड किसे कहेंगे कि हर स्टेज पर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई एडिशन लेकर आ जाते हैं. अगर मैं इसको जो है सिंपली आपके सामने डिस्कस करूं तो कंपनीज क्या करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आती हैं. वो रॉ मटेरियल जो परचेज करके लेकर आती हैं उसको यूज़ करके एक न्यू फॉर्म में जो है एक नया प्रोडक्ट बना लेती हैं उससे. ठीक है. अब जो आपका रॉ मटेरियल था उसको यूज़ करके जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू कम होती है. ये जो अंदर हमने प्रोसेसिंग की है बेसिकली यही कहलाता है आपका वैल्यू एडिड. रॉ मटेरियल को परचेज करके उसके ऊपर जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स लगाकर उसको एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको वर्थ वाइल बनाते हैं, वही हमारा कहलाता है वैल्यू एडिड. इस स्टेटमेंट से भी आपको यही पता चल रहा होगा कि हमारी सेल्स इतनी हुई हैं और सेल्स करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे उनको बनाने पर हमें इतनी कॉस्ट आई है. तो इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिड. एज एज यू कैन सी हमने सीजीएस के अलावा किसी भी दूसरे एक्सपेंस को अपने सेल्स में से लेस नहीं किया. हमने जस्ट अपने सीजीएस को लेस किया है क्योंकि हमने अपने स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को कैलकुलेट करना है. यहाँ पर अगर इनकम स्टेटमेंट होती तो हम एंड पर आते अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स पर, जहाँ पर हमने अपने इंटरेस्ट, अपने टैक्सीज, अपने प्रेफर डिविडेंड, अपने कुछ लेस कर लिया होता और जो बाकी अमाउंट बची है वो जस्ट शेयर होल्डर्स के लिए होती. लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट बची है वैल्यू एडिड, ये हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए. आप यहाँ पर देख सकते हो ये इतना पोर्शन जो है आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का है, यानी कि वेल्थ कैलकुलेशन, जो कि आपकी वैल्यू एडिड की डेफिनेशन कहती है कि हाउ मच वैल्यू एडिड या फिर हाउ मच वेल्थ वी हैव बीन क्रिएटेड. ठीक है.
दूसरा काम होगा आपका, जो वेल्थ आपने क्रिएट की है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड, ये जो आपका 800 वैल्यू एडेड हुआ है उसको हमने अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। कुछ आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज की शेप में देते हो, एम्प्लॉयज़ आर जो स्टेक होल्डर्स। उसके बाद कुछ कैपिटल प्रोवाइडर्स, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो आपके लेंडर्स हैं, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं। जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं कुछ आपने उनको पे करना होता है, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे पर्सन्स भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। टैक्सेस, गवर्नमेंट आपकी स्टेक होल्डर है, उसको आपने कुछ पे करना होता है। उसके अलावा वैल्यू रिटेन्ड, कुछ अमाउंट आप अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेते हो, आप अपने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाकर रखते हो। कुछ आपने अपना पैसा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना होता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, तो वो भी आपकी वैल्यू एडिड में से एक प्रपोर्शन है। आपकी कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट, उसके अलावा जो है ये टोटल वैल्यू एडिड उसने नीचे बताया। यानी कि आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हो कि फर्स्ट पोर्शन है वेल्थ कैलकुलेशन का और दूसरा पोर्शन है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये होती है बेसिकली आपकी वैल्यू एडिड। अब यहाँ पर हमने वैल्यू एडिड को पढ़ लिया है, अब हम उसकी काइंड्स को देख लेते हैं। तो पहली काइंड है आपके पास वैल्यू एडिड स्टेटमेंट की, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस का मकसद ही क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि वेल्थ को इंक्रीज करने का मतलब है कि मैंने जिस प्राइस पर शेयर्स परचेज किए थे, जब मैं कंपनी के शेयर सेल करूँ तो वो उससे ज़्यादा पर सेल होने चाहिए। उसको कहते हैं वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है कि शेयर होल्डर जो है उसकी वैल्यू एडिड वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस एक मेजर है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट करती है, जनरेट करती है। और इससे कैलकुलेट करने का यहाँ पर उसने फार्मूला आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है इसको हम अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी हम इसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, सारा टैक्सेस और इंटरेस्ट वगैरह लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसमें से हमने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा कैपिटल है, चाहे वो डेट है, चाहे वो हमारे पास इक्विटी है, और इक्विटी में भी दो काइंड हो सकती हैं, या तो वो आपका प्रेफर स्टॉक होगा या तो फिर वो आपका कॉमन स्टॉक होगा। तो हमारे जो भी फाइनेंशियल या कैपिटलाइजेशन है, हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारा, वो जो भी डेट है चाहे इक्विटी है, उसको यूज़ करने पर हमें कॉस्ट कितनी आती है। डेट को यूज़ करने की कॉस्ट हमारा इंटरेस्ट होती है, इक्विटी को यूज़ करने की कॉस्ट हमारा डिविडेंड होती है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम अपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब लेस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारी शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे उसने एक एग्जांपल भी दी है। एग्जांपल में वो कहता है कि हम इसने एक्सप्लेन किया कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका डेट नहीं होता। जब डेट नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो उस केस में हमारी शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड एक प्रॉपर मेजर नहीं है। ये जो वैल्यू शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड है या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, हम तब ज़्यादा एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं जब हमारी कंपनी ज़्यादा लीवरेज्ड होती हैं। लीवरेज का मतलब होता है इनडेप्टनेस, मतलब हम अपनी कंपनी में कितने डेप्टेड हैं, हमने लोगों से कितना पैसा लिया हुआ है, ठीक है। तो लीवरेज्ड हैं या नहीं, अगर तो लीवरेज ज़्यादा होंगे तो उस केस में वैल्यू एडिड को स्टेटमेंट में हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज़ जब करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी मेजर है, एक ज़्यादा एफिशिएंट मेजर है। लेकिन अगर ऐसी कंपनीज जो कि अनलीवरेज्ड होती हैं उनके लिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ज़्यादा अच्छी मेजर नहीं होती, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो दूसरी कोई मेजर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे एक सिंपल उसने एग्जाम्पल दे दी। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड टाइप है मार्केट वैल्यू एडिड। ये भी बहुत सिंपल है। शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिड की तो समझ आ गई कि हमने अपने टोटल प्रॉफिट्स में से देखना है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसको यूज़ करने पर कितनी कॉस्ट आती है हमें, ठीक है। दूसरा है मार्केट वैल्यू एडिड। मार्केट वैल्यू एडिड सिंपल है कि हमारी कंपनी की बाहर क्या वैल्यू है, मार्केट में हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है। ये चीज़ मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि एक होती है आपकी पार वैल्यू, दूसरी होती है आपके शेयर्स की या कंपनी की मार्केट वैल्यू, जो एक्चुअल में मार्केट में सिक्योरिटी इस एक्सचेंज में जो है वो प्रिवेल कर रही होती है, ठीक है। तो हम मार्केट वैल्यू एडिड कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला है हमारे पास मार्केट वैल्यू एडिड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी
माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसको हम लेस कर देते हैं अपने मार्केट वैल्यू एडिड से। यहाँ पे कहता है कि हमारी इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वेल्थ इज़ अ प्राइमरी गोल। हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना या शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना ही तो हमारा प्राइमरी कंसर्न है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताई है। तो हमारी कंपनी के एग्जिस्टेंस का भी यही पर्पज़ है। यहाँ पर उसने एक और एग्जाम्पल दी है आपको जिसके थ्रू उसने मार्केट वैल्यू एडिड कैलकुलेट किया है। थर्ड टाइप है हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडिड की। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड को सम टाइम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहा जाता है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट और ये जो मेजर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस को बताती है कि हमारी मैनेजमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इकोनॉमिक वैल्यू एडिड को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है जिसे यहाँ पे मेंशन्ड है, अब देख सकते हो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चीज़ आप लोग ने पढ़ी होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में भी। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली एक रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है कि हमारी जो है वो एवरेजली किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जो हम डेट यूज़ करते हैं या फिर इक्विटी यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने पर हमें कितनी कॉस्ट आती है उसका एवरेज वेट कैलकुलेट कर लिया जाता है और हम उसको टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं अपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के साथ, ठीक है। ये भी एक थेरेटिकल है, इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, हमने इसका प्रॉपर जो है प्रोसीजर देख लिया, उसके अलावा हमने ये देख लिया कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अ वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। वैल्यू एडिड स्टेटमेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान होती है, हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स के जितनी वैल्यू है उसको अपोर्शन करने में हमारी हेल्प करती है। जो बाकी सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो बेसिकली हमारी कंपनी का एक जनरल सा व्यू लेती हैं, ठीक है, हम ओवरऑल बात नहीं करते। कंपनी जो है वो अकेली काम नहीं करती, अकेली ऑपरेट नहीं कर रही होती, कंपनी एक इन्वायरमेंट में काम करती है, ठीक है। उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, आपकी टेक्नोलॉजी होती है, उसके अलावा एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, चाहे वो इंटरनल हैं, चाहे वो हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एंड देयर आर मैनी मोर अदर इन्वेस्टर वो स्टेक होल्डर्स जो कि हमें हमारी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उस केस में हम जो वैल्यू एडिड स्टेटमेंट है वो आपको एक ओवरऑल बताती है, एक ओवरऑल व्यू देती है कि हमारी कंपनी हर किसी फैक्टर के लिए कितनी कितनी वैल्यू जनरेट कर रही है और हम उसको फिर सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए ये एक तो ईजी है, दूसरा हर किसी स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को पोर्शन करना हमारे लिए आसान होता है। उसके बाद है यूज़फुल फॉर डूइंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन। हम अपने कंपैरिटर्स के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई हिडन चीज़ नहीं है, तो हमारे पास हमारा कंपैरिजन भी इजी रहेगा। उसके अलावा हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम्स बनाना और उनकी सैलरीज़ को चूज़ करना भी हमारे लिए ईजी रहता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वैल्यू एडिड का और प्रॉफिट का, ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट इज़ फॉर द शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू एडिड इज़ फॉर द स्टेक होल्डर्स। वैल्यू एडिड हमारी एक वाइडर टर्म है चूँकि वैल्यू एडिड हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। और उन स्टेक होल्डर्स में हमारे शेयर होल्डर्स भी आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इज़ ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स। तो वैल्यू एडिड हमारी एक वाइडर टर्म होगी।